यस बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस और भी होंगे जो मेडिकल में नहीं यूजफुल ज़्यादा, तो विल डू सेपरेटली। ग्रेविटेशन 2, यहाँ पे हम सबसे पहले करने जा रहे हैं शेल थ्योरम। ये एक लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन का नेट रिजल्ट है। कहा जाता है कि न्यूटन ने ना, अब हमने किया क्या, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट मासेस। ध्यान होगा आपको तो, हाँ बिल्कुल, तभी तो हमने रॉड का जब निकालना था तो एलिमेंट्स लिए थे। जी m1 अप टू अपॉन आर स्क्वायर। तो लेकिन अगर बोला जाए कि ये कोई बॉडी है, और चलो दूसरा पॉइंट मास ही ले लेते हैं, पॉइंट मास ही मान लें, तो इनकी फोर्स आपस में निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, वी विल गो थ्रू इंटीग्रेशन बिकॉज देयर इज नो रूल। हमें किसी ने ऐसा लॉ दिया नहीं कि इसका मास कहीं मान लो सेंटर में मान लो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, तो क्या करना पड़ सकता है हमें, इसका एलिमेंट लो, इस पे फोर्स लगाएगा, ये एलिमेंट भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, उन सभी के सम को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। तो इट विल बिकम ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स जॉब, और अभी हमने उस पर करना कुछ नहीं ऐसा। सिमिलरली नॉन मेडिकल के बच्चे +2 में हम और भी लेवल की इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल एक काम दूसरा कि शेल थ्योरम भी होल्ड पे ही है। न्यूटन ने के फॉर्मूले बता रहे थे कि सॉलिड स्फीयर, इस केस में अर्थ मान लो, राइट, दूसरे केस में एक और सॉलिड स्फीयर, तो अभी इलस्ट्रेशन चल रही है और स्टोरी, इसे आप मून मान लो। अब देखा जाए तो सॉलिड स्फीयर ये एक पॉइंट मास तो नहीं है ना, और जबकि जब तक आपके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ ना हो आप कह नहीं सकते। आप वैसे छोटे बच्चों की तरह कह सकते हो सर इसका मास सेंटर में ले लो, इसका मास सेंटर में ले लो, भाई ऐसे कैसे ले ले, साइंटिस्ट नहीं मानते ना। और न्यूटन के फॉर्मूले कह रहे थे कि अगर सॉलिड स्फीयर है ना और दो आपस में, तो दूसरा चाहे पॉइंट मास लिया तो इसका मास सेंटर पे है नहीं, लेकिन वी कैन अज्यूम एंड फॉर्मूले क्लिड का मतलब उनकी फोर्स सेम आ रही थी, ये फोर्स बाई चांस ऐसे आ रही थी, लेकिन इंडिविजुअली देखना हो तो इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग डील, सभी की फोर्स को इंटीग्रेट करना हमने और डूएबल इंटीग्रेशन है सीरियसली। अभी हम उधर लेकिन अपना एफर्ट नहीं वेस्ट कर रहे। तो न्यूटन ने फिर वो प्रूव किया, कहते हैं उसने जो ये बातें बतानी थी दुनिया को, होता है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में साइंटिस्टों की बातें ऐसे मान नहीं लेते वो, उसने कहा मुझे ऐसा सपना आ रहा है तो ऐसा होगा ना, प्रूफ देना पड़ता है प्रूफ। वो फिर प्रूफ इट मे बी एग्जैक्टली आई डोंट नो 20 years ही डेवलप्ड मैथमेटिक्स, कैलकुलस का काफ़ी पार्ट न्यूटन ने इन्वेंट ही कर दिया और अल्टीमेटली प्रूव कर दिया कि स्फीयर अगर दूसरे किसी बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है, बाहर कोई बॉडी है, तो स्फीयर का सारा मास सेंटर पे माना जा सकता है, इसके अलावा और भी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शेल थ्योरम जी, हमने इसका मतलब बड़ा शेल थ्योरम, दीज आर रिजल्ट्स को याद करना फिलहाल हमने। तो अभी तक आप कुछ नोट कर पाए, नहीं नोट कर पाए, नो वरीज, इट वाज ऑल बेस। शेल थ्योरम टेल्स, तो स्टेटमेंट्स आप बुक से लिखोगे, सिर्फ समझाऊंगा मैं। इट इज रिगार्डिंग स्फेरिकल शेल। तो शेल का मतलब सारा का मास कहाँ पे बैठा है, इसकी साइडों पे, रिंग पे मास है।
अब रिम भी गलत वर्ड है, पेरिफेरी पे। तो कहता अगर किसी r डिस्टेंस पे कोई m मास का पार्टिकल रखें और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r हो उसका और ग्रेटर देन r आउटसाइड, तो फॉर दैट पर्पस, अच्छा एक्चुअली अब अगेन क्या होगा, ये रफ वर्क एक्चुअली तो बड़ा पंगा होगा कि ये शेल मास यहाँ पे सिर्फ, एक्चुअली तो ये वाला एलिमेंट खींच रहा है, ये भी 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 खींच रहा है, सारे खींच रहे हैं इसको, तो एज आई टोल्ड यू डूएबल इंटीग्रेशन है, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे, तो एक्चुअल कुछ और ही कहानी है, लेकिन इसका रिजल्टेंट आएगा मैंने कोई, यस उसकी वैल्यू भी आएगी, बिल्कुल आएगी। कहता फॉर दैट पर्पस, और स्फेरिकल शेल जिसका मास कैपिटल M है, फॉर फाइंडिंग द फोर्स ऑन ए पार्टिकल व्हिच इज आउटसाइड द शेल, होल ऑफ द मास can be supposed to be concentrated at center. तो उस केस में फोर्स Gmm अपॉन व्हाट, r स्क्वायर। मेरी तरफ से आपने लिख लिया कि फॉर फाइंडिंग द फोर्स ड्यू टू ए शेल ऑन ए पार्टिकल आउटसाइड द शेल, the whole of the mass of the shell may be supposed to be concentrated at its center. This is shell theorem. तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे ले लूं मास को, ये कौन सा पॉइंट होगा, मास को यहाँ जस्ट अबव द सरफेस, जस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट वर्ड की डेफिनेशन नहीं होती, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी आएगी, Gmm अपॉन व्हाट, कैपिटल R स्क्वायर। तो if R is greater than R, whole mass of shell can be assumed at center। देखा है कि अगर, लेकिन फिर देखा उन्होंने, अगर कोई मास इनसाइड है उसके, इसको रहने देते हैं, अलग अलग। इफ r is less than r, that is if, तो उस केस में सीधा लिख ही देते हैं हम, फोर्स was 0। तो नेट फोर्स on a body inside the shell is 0। इसका मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, फुल कैलकुलेशन का नहीं, एक स्पेशल केस के लिए और फिर जनरल आइडिया। तो इसके लिए आपको, अगर मैं स्पेशल केस ले लूं, ये शेल है और इसके सेंटर में मास रख दें कोई, अब ये शेल इस मास को खींचेगा, अच्छा ये पॉइंट है, ये भी इसको फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, तो एनी आइडिया, यस। तो यहां तो ऑब्वियसली नेट फोर्स ऑन मास देखेंगे इधर, तो कितनी आ रही है, 0। दूसरा मैं आपको इंट्यूटिव, बाई चांस नेचर में मटेरियल ऐसी बनी कि कहीं भी फोर्स 0 आ रही है, वो मैं आपको इंट्यूटिव आइडिया दे रहा हूँ। इंट्यूटिव का मतलब होता है आइडिया, जस्ट एक, अगर मैं यहां मार सकता हूँ ना ऑफ सेंटर, तो इतना पक्का है कि ये इसको खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, यू थिंक लाइक दिस। अच्छा इनकी नेट फोर्स कितनी हो सकती है, एक साइड ये खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रूफ कि हाँ किसी ने बता दिया फोर्स 0 है, हम लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा सिमेट्रिकल बिहेवियर हो रहा है कि ये पार्ट जो इधर लेफ्ट पार्ट है, कह सकते हैं इसकी फोर्स नेट इधर को है, राइट पार्ट इधर है, तो लेफ्ट पार्ट की फोर्स इधर को है, और यहाँ पे देखें तो कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं लेकिन नजदीक है, यहाँ ज्यादा स्फीयर का पार्ट है लेकिन दूर है, तो समहाउ कहीं भी रख दें शेल के अंदर तो फोर्स क्या आ रही है, 0।
तो ये आपने याद करना है। नॉन मेडिकल के बच्चों को प्रूव भी करेंगे इन चीज़ों को, मतलब वो जस्ट अपनी उसके लिए, हालांकि कहीं जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो कुछ टेक्निक सीखने के लिए। अच्छा, तो आज की डेट में फिर इसका वेरिएशन अगर बनाना हो कि ये शेल पड़ा हुआ है, ये इसका सेंटर है और ये डिस्टेंस आर है, और उस पर फोर्स का वो ग्राफ बनाना हो, यहां तक फोर्स 0 लिखेंगे, कैपिटल आर तक, अचानक बढ़ जाएगी, बाहर जो फोर्स थी वो कैसी थी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये वन ऑफ द जनरल वो है। अगर दो ग्राफ हो, साइन को भी ध्यान दिया हो ग्राफ का, तो नेगेटिव साइन वाला उठाना है। क्या मतलब है, बाय डेफिनेशन ये ओ लेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम आमतौर पर पॉजिटिव लेते हैं, फोर्स अट्रैक्टिव होने की वजह से। आर और फोर्स का जो वो है ऑपोजिट है, तो अगर ये ग्राफ दिया होगा तो वो प्रेफरेबल होगा। फिर आप बोलो सर दोनों हो गए तो उसको छोड़ देना फिर आपने, मतलब दोनों में से एक हुआ और इसकी वैल्यू सरफेस वाली, आपने ये नहीं कहना कि फोर्स कम हो रही है, वो सिर्फ डायरेक्शन की बात हुई है, फोर्स यहाँ इंक्रीज हो रही है इधर, तो ये आ गया आपका माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर सरफेस के बिल्कुल ऊपर रख दें तो जी एम एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसका वेरिएशन आ गया। ठीक है जी। अब सॉलिड स्फीयर हुआ तो क्या हो सकता है, सोचो यार। अब इस शेल थ्योरम को यूज करके फोर्स ऑन ए पॉइंट मास ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, force on a point mass due to a solid sphere of mass m, capital M, and radius capital R। मैं साइड पे बनाऊंगी। इस केस में अगर आपने सॉलिड स्फीयर ले लिया तो सॉलिड है, ये इसका सेंटर है, तो पहले तो मैं प्रूफ की बजाय थ्योरम ही बोल दूं। थ्योरम से ये कहती है कि फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड, फॉर द फोर्स ऑन द पॉइंट्स आउटसाइड, होल ऑफ द मास ऑफ द स्फीयर कैन बी टेकन एट सेंटर। देखो अगर कहता पॉइंट कोई आउटसाइड देखना है तो सारा सारा मास स्फीयर का सेंटर में मान सकते हो। अगर ऑब्वियसली सरफेस पे होगा तो वो भी हो जाएगा। तो इनसाइड के लिए क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट प्रूफ दे दूं। होना क्या था, ये शेल है, ये शेल है, शेल शेल्स बनाते जाओ। हर शेल के लिए पार्टिकल कहाँ पे है, बाहर, तो हर शेल का मास कहाँ पे मान सकते हैं, सेंटर पे, जो हमने किया था। फॉर द आउटसाइड पॉइंट्स ऑल शेल्स जितने भी बनाएंगे सबका मास कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे, तो सारा सारा मास है सेंटर पे। तो सेकंड इज इंपॉर्टेंट, सरफेस पे तो चलो हम एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं, वो ग्राफ ही बनाना। सरफेस पे क्या आ जाएगा, जी एम एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे जेई का पुराना क्वेश्चन, इसके बेस पे वो सिंपल है, वो खैर सिंपल और टफ के होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बन सकता है, प्लस 2 में बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिमिलर, विल टॉक फ्यूचर आने में। अब फोर्स
on a point mass inside the sphere. मैं अभी रिफिल कर लूँ जरा। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सोचना होगा हमें, और स्फीयर को यूनिफॉर्म लेना जरूरी है। और पहले ही मान के चलो, जहां मैंने नहीं बोला यूनिफॉर्म स्पेयर्स की बातें हो रही हैं, तभी शेल्फ थ्योरम यूनिफॉर्म स्पेयर्स के लिए। अब ना इसका अपना रेडियस आर है और इस सॉलिड स्फीयर का मास है m, और r डिस्टेंस पे m मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट। तो इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। हमने यहाँ क्या ट्रिक खेलना है कि दो हिस्सों में बांट देते हैं इसको, जस्ट बाउंड्री कर लेते हैं। एक इनसाइड वाला सॉलिड स्फीयर, इसके जस्ट बियॉन्ड मान सकते हैं सरफेस पे, सरफेस वाला हमने किया हुआ। और ये जो दूसरा वाला है बाहर है, इसके इनसाइड है। इसको पार्ट 1 बोल दूं अगर मैं, और इसको पार्ट 2 बोल दूं। मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि पार्ट 1 की वजह से इस छोटे मास पे, इस मास पे नेट फोर्स 0 होगी। मैं लिख रहा हूं पहले, फिर मैं समझा दिया। फोर्स ऑन एम, तो एक आउटर शेल बना दिया मैंने, क्यों? ड्यू टू पार्ट 1 is 0. How? सिंपल सी बात है कि आपने इसकी बात हो रही है, अब मैं ये वाले, है ना, पॉइंट मास को थोड़ा सा यहां रख रहा हूं बस, जस्ट। तो आप मान के देखो, कोई शेल उठाओगे अगर, तो इसको हम बहुत सारे शेल्स बना दूं, एक शेल, दूसरा शेल। तो इस शेल के ये मास कहां है? उसके इनसाइड। इस ए शेल के भी इनसाइड, इस बी शेल के भी इनसाइड, सी के भी, डी के भी, सभी के। तो जितने मर्जी शेल बनाऊंगा, तो बाहर वाला एक आउटर शेल एक बड़ा का बड़ा ही बन गया, वो अंदर वालों पे नेट फोर्स 0 लगा रहा है। तो हमने एक आइडिया ले लिया, तो इस वजह से फोर्स 0 है। अब पार्ट 2 की फोर्स कितनी होगी? पार्ट 2 एक खुद सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड के सरफेस पे है। तो लेकिन सॉलिड स्फीयर जो पार्ट है, इसका मास अब कैपिटल एम तो नहीं है, कैपिटल एम के 2 हिस्से हो चुके हैं। तो जो इसका हिस्सा है, इसकी फोर्स है नहीं, तो इसका इसी का हिस्सा सिर्फ। इसका मतलब मुझे इसके सेंटर पे कोई और मास मानना पड़ेगा, m dash. Force on this point mass can be supposed to be the force due to hold this sphere with this sphere, the mass of this sphere at the center. ठीक है। अब हमने कोई डेरिवेशन तो किसी को बताने नहीं करके, तो इसलिए अंग्रेजी ना लिखते हुए ज्यादा, g m dash m upon r square। लेकिन m dash गिवन वेरिएबल्स में से नहीं है। m किसका है, ये भी आप गलत ना करें तो क्या है, मास ऑफ जो बिग स्फीयर है, सारे स्फीयर का मास, और r जो है वो रेडियस ऑफ बिग स्फीयर है। तो अगर यूनिफॉर्म है तो उनकी डेंसिटी सेम होगी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका मास लेना है उसी का वॉल्यूम लेंगे। तो इफ डेंसिटी रो इज कांस्टेंट, तो मैं करूंगा m डैश अगर लेना ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो छोटे का ही वॉल्यूम लेना होगा। छोटे का वॉल्यूम कितना होगा? r रेडियस है इसका, कितना वॉल्यूम होगा?
4/3 पाई आर क्यूब। अगर बड़े का मास लेता हूं तो बड़े का वॉल्यूम यहां से m डैश इज इक्वल टू m अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये भी फ्यूचर के लिए याद कर लो। तो अगर ये आ गया मेरे पास, तो अब मैंने क्या करना है, सिर्फ m डैश में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। कोई ऊपर वाला मैंने रफ बना रखा है तो उसको मैं रहा हूं बेटा। तो f इज इक्वल टू g अपॉन आर स्क्वायर, m डैश की जगह पे m अपॉन आर क्यूब इंटू आर इंटू स्मॉल आर क्यूब था नीचे ना, आर स्क्वायर पहले था, आर क्यूब यहाँ पे। मैं फाइनल आंसर लिखना शुरू कर दिया, जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। इसको बड़े इत्मीनान से देखो कि यहाँ पे क्या आ गया, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। एफ जो आ रहा है प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, बड़ा यूनिक है, ये +2 में भी आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस में। एट सेंटर, सेंटर पे आर 0 हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगी 0। ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं है। सेंटर पे पार्टिकल रखेंगे तो सारा स्फीयर उसको साइडों से खींचेगा, तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करेगा। तो सरफेस पे हमें ऑलरेडी पता है, तो ग्राफ बनाने का समय आ गया। तो ग्राफ बनाते हुए वेरिएशन कैसी आएगी, लाइक दिस। अगेन मैंने साइंस का ध्यान नहीं दिया अभी, है ना।